हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एसएसटी के अंतर्गत जो चैप्टर आपका है संसाधन के अंतर्गत लोग या संसाधन में के रूप में लोग, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एसएसटी की क्लास में, जो कि आपके केवीएस के पेपर्स में अभी भी ब्लैंक है। अभी भी ये एसएसटी का पेपर होने वाला है, तो काफी बारीकी से इन चीजों को समझिएगा और बहुत ही सरलता से मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि अगर आपने मेरे आगे की क्लासेस देखे, पीछे के जितने भी क्लासेस देखे हैं, उसमें मैंने संसाधनों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं यहाँ पर एक बार फिर से संसाधन को एक्सप्लेन करके ही संसाधन के रूप में लोगों पर आऊंगी। लेकिन उसके पहले आपसे हर्डली रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो लास्ट तक कीजिएगा। यहाँ पर मैं क्लियरिटी के साथ आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ और पूरे दावे से कह सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्लास देकर आप इससे संबंधित सारे प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर सकते हो। आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं इससे इंक्लूडेड टॉपिक्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, संसाधन के रूप में लोग, संसाधन क्या होता है, तो संसाधन को जानने के लिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है और आज भी ये एक्सप्लेन करूंगी कि संसाधन कहने का तात्पर्य वे समस्त सामग्री होती है, वो समस्त वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। एज लाइक जैसे मैंने ये ड्रेस पहना है, तो ये ड्रेस भी मेरे लिए अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि ये मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। हम जिस मकान में रहते हैं वो भी संसाधन है, क्योंकि वो हमारे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। इसी तरीके से संसाधन जो होता है वो मानवीय आवश्यकताओं को संतृप्त करता है या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। जैसा आप जानते हो कि संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, जिसके लिए हमें कोई भी शुल्क नहीं देना होता। वहीं पे मानव निर्मित संसाधन का तात्पर्य यह है कि वे समस्त संसाधन जिसका निर्माण विनिर्माण के थ्रू किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स को मॉडिफाई करके अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रखने वाला, आपने 8वीं कक्षा में संसाधनों के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ा होगा। मैं आगे की क्लासेस में 8वीं के संसाधन को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपकी सारी क्यूरीज बनी रहे। और आगे की जो क्लासेस हो वो जूनियर क्लासेस के भी चलेंगे, ताकि उनके भी चैप्टर्स पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए जा सके। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संसाधन के रूप में लोग, तो वे लोग जिनको कि हम एज अ संसाधन इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोग जो लोग दूसरे लोगों को सेवा देकर आमदनी तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वहीं पे उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है, मैं टीचर हूं, अगर मैं स्टूडेंट को पढ़ा रही हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरे द्वारा उनको सेवा दी जा रही है, और मैं अपने आप में चलती फिरती एक संसाधन हूं जो स्टूडेंट की आवश्यकताओं को, स्टडी रिगार्डेड आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती हूँ। तो ये समझना बहुत ही सरल है कि लोग, और वो भी किस रूप में, संसाधन के रूप में। मतलब लोग ही अगर संसाधन बन जाएं तो क्या होगा। अब यहाँ पे सभी तरह के लोग जो संसाधन के रूप में काम करते हैं, इनमें कुछ कुशल होते हैं, कुछ अकुशल होते हैं, कुछ प्रोफेशनल, जैसे कि कुछ अपने कार्यों में पूरी तरीके से निपुण होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पढ़े लिखे, साक्षर और शिक्षित होते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम फ्रेशर कह सकते हैं, जिन्हें अपने काम का अनुभव नहीं होता, अपने काम को लेकर वो डिप्लोमेटिक नहीं होते, उनके पास किसी भी प्रकार की डिग्रियां नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सेवाएं दे रहे होते हैं, और सेवा प्राप्त करने के हेतु हम उनको हायर करते हैं या फिर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। संसाधन के रूप में लोग के रिगार्डेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप इससे संबंधित हर एक प्रश्न को बहुत ही सरलता से हल कर पाओगे। जिसमें पहला टॉपिक जो है वो संसाधन के रूप में लोग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। तीसरा पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, या फिर मानव पूंजी निर्माण खास करके संसाधन के रूप में लोगों के सापेक्ष क्या है। निवेश के साधन, शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य की भूमिका, आर्थिक योगदान और अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ। हम इसको सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करना है और क्या क्या लिखना है, ताकि हम अपने प्रश्नों को सही तरीके से मूल्यांकित करते हुए लिख पाए। अगर हम बात करते हैं संसाधनों के रूप में लोग, तो वे लोग जो मानवीय आवश्यकताओं को संतृप्त करते हैं, उन्हें हम संसाधन के रूप में लोग के नाम से जानते हैं, या उन्हें हम कह सकते हैं संसाधन के रूप में लोग। सकारात्मक दृष्टिकोण ये होता है कि जैसा हमें ये बात पता है कि राजा महाराजा का लाइफ तो खत्म हो चुका है,
ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। तो जब हमारे पास इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी बहुत अधिक नहीं है, तो कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा जरिया है जिससे कि हम अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर है, पॉजिटिव थॉट को लेकर है कि अगर हम अपने आने वाले जनरेशन को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें संसाधन के रूप में डेवलप्ड करते हैं, तो आगे आने वाली आमदनी उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के आधार पर बढ़ोतरी रूप में देखी जा सकती है। हमारा विकास हो सकता है, हम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अपने आप को श्रेष्ठकर मान सकते हैं। तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स हैं, देखने का नजरिया है कि अगर हम संसाधन के रूप में लोगों को डेवलप्ड करते हैं, हायर एजुकेटेड करते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद बारी आती है मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण कहने का मतलब होता है, आपको अगर यूएसए के बारे में पता है तो वो लोगों को पूरी तरीके से प्लान किया जाता है। प्लान किया जाना कहने का मतलब सरकार के द्वारा लोगों पे इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि वो कुशल बने, उनका कौशल जो है वो निखर कर सामने आए। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी भी स्टूडेंट पर निवेश करती हैं उनको योग्य बनाने के लिए, ताकि जिस दिन वो कमाने योग्य बने, वो इनकम प्रोवाइड करें सरकार को, भारत की इकोनॉमी को प्रोवाइड करें। या फिर हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हम अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये एक मानव निवेश है। अगर हमने उन्हें पढ़ाया, उनके फ्यूचर को प्लान किया, उनको एजुकेट किया, उनको कुशलता पूर्वक उनके कार्यों में दक्ष किया, तो आने वाले समय में, यानी आने वाले भविष्य में वो एक अच्छी आमदनी का स्रोत होंगे, वो एक अच्छी आमदनी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये निवेश का एक अच्छा साधन है। जैसे हम जब भी पैसा कमाते हैं तो हम वो चाहते हैं कि हम कुछ सेविंग करें, सेविंग के तौर पर हम बैंक में भी पैसा रखते हैं, और बहुत लोग ऐसी जगहों पे निवेश करते हैं जिनकी क्वालिटी हमेशा बदल रही होती है। जैसे कि लोगों को ज्वेलरी में निवेश करना अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सोने चांदी का मूल्य बढ़ रहा है, आने वाले 10 सालों में और भी जो है वो मूल्य जो है वो आकाश छूमेगा, यानी बहुत हाईफाई हो जाएगा। वहीं पे आदमी की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जमीन का रेट बढ़ गया है, तो लोग जमीन में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी निवेशों में सबसे अच्छा निवेश जो है वो मानव के रूप में संसाधन का है, कि हम अपने जनरेशन के बच्चों को अगर इस तरीके से शिक्षित करते हैं, कुशल करते हैं, तो उनके आगे आने का भविष्य जो होगा वो काफी उज्जवल होगा, वो आय का चलता फिरता स्रोत बन जाएंगे। तो ये एक निवेश का अच्छा साधन है। शिक्षा का महत्व, कई बार क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बल बड़ी या बुद्धि, तो हम बार बार कहते हैं बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ना अधिक से अधिक बलिष्ठ इंसान को भी जो है वो गिराया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है। तो शिक्षा का महत्व आजकल के प्रेजेंट टाइम में 21वीं शताब्दी में बताना जो है वो एक मूर्खतापूर्ण ही कार्य होगा, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली वाले ये जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले की लाइनों में भी बताया कि हम कोई धन्ना सेठ के परिवार से बिलोंग नहीं करते, अंबानी के परिवार से बिलोंग नहीं करते, हम सभी लोग सामान्य जीवन यापन करने वाले हैं। मैक्सिमम लोग रोज दिन कुआं खोदने और पानी पीने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अपने परिवार के या हम अपने पारिवारिक सदस्यों के बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षित करते हैं, तो ये शिक्षा ही एक ऐसा परिवर्तन है जो उनके जीवन में खुशहाली ला सकती है, उनको आर्थिक संपन्न, उनको सामाजिक पहचान दे सकती है। तो शिक्षा अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट कंडीशन है स्वास्थ्य की भूमिका। अगर हम शिक्षित है तो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पर होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं वो फुल्ली हाइजेनिक है या नहीं है, वो स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्वास्थ्यवर्धक चीजों को खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम निरोग रहेंगे, मतलब रोग मुक्त रहेंगे, और ऐसे कंडीशन में हम ज्यादा दक्षता से अपने कार्य कौशल को प्रदर्शित कर पाएंगे, अपने कार्यों का संपादन कर पाएंगे, और जितनी ही तत्परता से हम कार्यों का संपादन कर पाएंगे, आमदनी में इजाफा उसी प्रकार से होगा। अगली कंडीशन है आर्थिक योगदान। तो अगर एक घर में 5 मेंबर हैं और पांचों मेंबर अगर 10-10 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, 10,000, तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 50,000 का अमाउंट एक घर के अंतर्गत आ रहा है।
अगर उस घर में 50,000 आ रहा है तो पांचों मेंबर कमाने वाले और पांचों मेंबर अपने हिसाब से अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकते हैं। वहीं पे अगर 5 लोग घर में हैं, एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, वन मेंबर जो है वो आपका 10,000 कमा रहा है और बाकी अगर 4 खाने वाले हैं, तो ना तो इनको अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, नहीं इनको अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा और नहीं अच्छी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी और सोशल आइडेंटिफिकेशन मिल पाएगा। तो ये जरूरी है कि हम उन्हें योग्य बनाएं। तो आर्थिक योगदान जो है वो संसाधन के रूप में लोगों का बहुत ही महत्व रखता है, अन्य संसाधनों में श्रेष्ठ होता है। जैसे कि आपको पता है किसी भी तरह के संसाधन को, खास करके मानव निर्मित संसाधन की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी पूंजी लगती है और कब वो डिस्ट्रॉय हो जाए इसकी कोई भी संभावना नहीं होती। अगर हम मशीनों के आधार पर निवेश करते तो हमें पता है कि वो किसी भी समय चलती चलती रुक सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मानव के रूप में संसाधन होता है उसमें सबसे बड़ी जो पकड़, सबसे बड़ी जो घनिष्ठता होती है वो भावनात्मकता की होती है। भावनात्मकता कहने का मतलब इमोशनल टच होता है, जहां पर हम उससे भावनात्मक रूप से यानी कि संवेदनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं। अगर हमने निवेश किया है, हमें पूरे सकारात्मक प्रतिशतता के साथ लाभ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारी सुयोग्यता खास करके आर्थिक योगदान को लेकर या फिर इन सभी टॉपिक को लेकर निश्चितता के साथ यानी 100% बनी रहती है, इसलिए ये अन्य संसाधनों से ज्यादा श्रेष्ठ है। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी टॉपिक मैंने 8 बिंदु लिखे हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर आप इन 8 बिंदुओं को भी पढ़ लेते हो तो इनसे संबंधित सभी प्रश्नों का हल बहुत ही सरलता से कर सकते हो। इसी के साथ ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। लास्ट में इस क्लास को क्लोज करते करते मैं एक बार फिर से आपसे बोल रही हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लास्ट तक जो है वो क्लास में बने रहिए ताकि सभी जानकारियों को आप अच्छी तरीके से समझ सको और चैप्टर्स को जान सको, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई क्यूरीज है तो अभी भी पेपर में टाइम है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस को लेकर रिक्वायरमेंट मुझे नहीं दिखाई देती। अगर आप स्वाभाविक तौर पर प्रश्न पूछते हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में जब भी मौका मिला, जब भी मुझे लगा कि मैं उसको दे पाने में पूरी तरीके से सक्षम हूँ, मैं आपके गेट टुगेदर हो रही तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि आपको इससे काफी हद तक सहायता मिले। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।